चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर पर। एक काफी सख्त डिसीजन ली गई है गवर्नमेंट में, लेकिन इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट है, क्या फॉल आउट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ है जनरल विनोद भाटिया, अभिनव पांड्या, राहुल पंडिता और खालिद शाह। राहुल, आप एक लेखक भी हैं, आपने किताब भी लिखी है मून एज ब्लैक डॉट, सॉरी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जिसका मुझे इंटरेस्ट है, आप अभी श्रीनगर में थे जब आर्टिकल 370 का डिसीजन दिया था, उसके बारे में आपने काफी रिपोर्टिंग भी की है, तो वहां के हालात के बारे में बताइए। देखिए, कश्मीर घाटी में अभी बहुत गुस्से का माहौल है और सरकार ने काफी सबक सीखे हैं। 2016 में टेररिस्ट कमांडर बुरहान वानी के बाद जो स्थिति पैदा हो गई थी, नियंत्रण से बाहर चली गई थी स्थिति, खासकर साउथ कश्मीर में। उससे सबक लेते हुए इस बार जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफी पुख्ता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की गई है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, जैसा आप जानते हैं, लैंडलाइन मोबाइल इंटरनेट सब बंद है। लैंडलाइन अब थोड़ा सा रेस्टोर है। उससे सबक लेते हुए इस बार जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफी पुख्ता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की गई है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, जैसा आप जानते हैं, लैंडलाइन मोबाइल इंटरनेट सब बंद है। लैंडलाइन अब थोड़ा सा रेस्टोर हुए हैं, लेकिन उसके अलावा सरकार की ये कोशिश है कि आम आदमी को ज्यादा परेशानी ना हो ऑन ग्राउंड, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है, हालांकि बैरिकेड्स लगे हुए हैं चारों तरफ, लेकिन आप सफर कर सकते हैं। जरूरत की जो सामान है हर दिन का, जैसे दूध, सब्जी, मटन, ये हर जगह उपलब्ध है। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुस्सा है। गुस्सा इस बात से ज्यादा है, मैंने काफी ट्रैवल किया, खासकर सदर्न कश्मीर में मैं काफी घूमा, मैंने काफी लोगों से बात की। बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी जो लोगों हैं उनको मालूम ही नहीं है कि 370 की एब्रोगेशन क्या मायने रखता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा कश्मीर घाटी पे और यहाँ के लोगों पे। दूसरा सवाल ये है कि ये लोग तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक वर्ग ऐसा है जो इसको सपोर्ट भी करता है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उनको आतंकवादियों का डर है और उन्हें डर है कि उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है, तो इसलिए अभी वो चुप है। मेरी आशा है कि अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि ये लोग जो साइलेंट मेजॉरिटी है कश्मीर घाटी की, ये लोग भी बाहर आएंगे और इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। खाली आपका पहला रिएक्शन क्या, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, अभी के लिए सिचुएशन कंट्रोल में लग रही है, क्योंकि 2016 का जो अनरेस्ट हुआ था, पहले 10 दिनों में ज्यादातर जो है कैजुअलिटीज हुई थी, इंजरीज हुई थी, और उसके बाद उनका जो रिएक्शन था, जो वो कैजुअलिटीज या इंजरीज हुई थी, वो काफी समय तक चलता रहा। और अभी लग रहा है कि वो वायलेंस को जो है पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप कश्मीर में कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब वायलेंस होगा, किस मुद्दे पे होगा और क्यों होगा। कि अभी शायद 370 पे शायद कोई प्रोटेस्ट ना हो, छोटा मोटा प्रोटेस्ट हो, आप अगले साल इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन रहेगी। वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहती है। कोई भी चिंगारी जो है लोगों को भड़का के फिर वापस जो है मुद्दा ये आ जाएगा। ये हमने पास्ट में देखा है, 2010 का, जैसे आप देखेंगे सब ठीक था, टूरिस्ट आ रहे थे, मार्च अप्रैल का महीना था, लोग टूरिस्ट सीजन की तरफ देख रहे थे, बट अचानक से एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से पूरा साल उसी में बर्बाद हो गया। तो अभी के लिए शायद शॉर्ट टर्म में सिचुएशन कंट्रोल में, लॉन्ग टर्म में क्या होगा बहुत मुश्किल है। देखिए, 87 में जब इलेक्शन रिग हुए थे, इमीडिएटली रिएक्शन नहीं आया था। 89, 90s में जो वायलेंस फिर हुआ, एक तरह का ऑलमोस्ट कोलैप्स ऑफ द स्टेट हो गया। वो काइंड ऑफ सिचुएशन कैसे अवॉइड की जा सकती है, क्या उसके लिए प्लान्स है, वो देखना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि 90 जैसी सिचुएशन होगी, बट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कहना कि अगले 1 साल या 2 साल में क्या सिचुएशन रहेगी। मतलब सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है, क्या हम तैयार हैं उसके लिए काउंटर करने के लिए? आपको तो थोड़ी चीजों की मालूमात है। देखिए, कश्मीर में सिचुएशन हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, लेकिन आप अगर 1989 या 1990 से देखें और आज देखें, तो बीच में काफी फेजेज ऐसे हैं जहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी, जिसको हम कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर डोमेन में आ गई थी पब्लिक ऑर्डर डोमेन से। तो पब्लिक ऑर्डर डोमेन जहां वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वायलेंस सब क्रिटिकल हो गए थे बीच में और बीच में ऐसे ही फेज आए थे जहां पर एकदम सब ठीक होते हुए एकदम बहुत बढ़ गए थे। 2008 का फेज था, जैसे 2007 अच्छा साल था, 2008 अच्छा चल रहा था, फिर एकदम जो अमरनाथ के लैंड वो हुआ तो उसमें गड़बड़ हो गई। 2010 में ऐसे हुआ, किसी को अंदाजा नहीं 2010 में क्या होगा, वो हो गया।
2016 में जब बुरहान वानी को न्यूट्रलाइज किया गया तो वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना ज्यादा बड़ा हो गया। तो आज हम ज्यादा प्रिपेयर्ड है उससे, जो इसको स्ट्रीट वायलेंस जो है उसको हैंडल में ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तो एक जो स्ट्रीट वायलेंस है, दूसरी जगह हमें एक पूरा पैकेज लेकर चलना पड़ेगा, ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करते हुए उससे विजिबिलिटी होनी चाहिए, देखना चाहिए सबको कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर आज कंट्रोल मेजर्स हैं, धीरे धीरे उसको लिफ्ट करके लोगों को बताना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है। अभी हम बोलते हैं 370 एब्रोगेट कर दिया, उसके पॉलिसी रिवोक कर दी हैं। 370 क्या है, अधिकतर लोगों को पता है कि 370 स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस में क्या स्पेशल है? तो अगर आप लोगों से पूछे, मतलब मैं एक कॉमन कश्मीरी की बात कर रहा हूं, उनसे पूछा, बोले हाँ 370 है, ये स्पेशल है। तो पॉलिटिकली अवेयर है वो, ऐसी बात नहीं अवेयर है, लेकिन 370 उनकी नॉर्मल लाइफ में, उनकी रोज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है उससे, वो देखना पड़ेगा। हमें साथ साथ अभी एक पूरा पैकेज लेके चलना पड़ेगा जहां पर उनको अच्छी गवर्नेंस दें, क्योंकि ड्यूटी बेटर मैनेज होती है, तो वो देखना पड़ेगा। उसमें गवर्नेंस अच्छी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, रिस्पॉन्सिव होगी, लोगों को रीच आउट करेगी, तो वो देखेंगे, फर्क देखेंगे जो पहले हो रहा था अभी हो रहा था। तो अब वो फर्क देखने से उनको पता लगेगा कि 370 ठीक था, लेकिन अभी जो है हमारी गवर्नेंस ज्यादा अच्छी हुई यूटी में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे लद्दाख में हो। और उनके पास ऐसी बात नहीं कि अगर यूटी बन गई है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, 107 सीटें उसमें वो होंगी, उसमें 10% उसमें मिनिस्टर्स होंगे, 10 मिनिस्टर्स होंगे उनके, वो सब कुछ करेंगे। पुलिस दिल्ली के कंट्रोल में आ जाएगी, वो ठीक बात है। तो एक जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे वहां पर जो विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, बूट्स ऑन ग्राउंड कम हो जाएंगे। और कभी तो देखना पड़ेगा कि जो 30 साल से चल रहा था उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था किसी को भी, ना स्टेट को फायदा हो रहा, ना लोगों को फायदा हो रहा था, वहां के लोगों को फायदा हो रहा, किसी को फायदा हो रहा था, और एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा था। अगर अब देखें जो जम्मू एंड कश्मीर का बजट है वो बहुत ज्यादा है असल में। इट इज अराउंड 65-70,000 करोड़ इतना बजट है 1.25 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, लेकिन बजट वहां पर लोगों को उसके फायदा हो रहा था, नहीं हो रहा था उससे फायदा। तो अभी वो बजट है ज्यादा अच्छी तरह एफिशिएंटली यूज किया जाएगा, इफेक्टिवली यूज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है नियर टू मिड टर्म में जो है मैं सोचता हूं कि लोगों को जो उसका फायदा नजर आना शुरू होगा तो हमें एक लॉन्ग टर्म पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की सोल्यूशन मिलेगी। जो वहां पर यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगी, उनको एजुकेशन मिलेगी, थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट होगा। उनको ना बेसिकली क्या है कि जो उनको फायदे हो रहे हैं उनको नजर आने चाहिए, जो तो फायदे नजर नहीं आएंगे उनको तब तक कुछ नहीं होगा। ये अभी जो कंट्रोल है वो टेम्परेरी फेज है, ये तो पहले भी रहा है, वो ये होता रहेगा, मतलब थोड़ा वो तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर तो स्ट्रीट वायलेंस हो जाएगा। और हमें ये फैक्टर करना पड़ेगा, मेन चीज जो है हमें फैक्टर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है और क्या करवाता है। मैं तो ये समझता हूं कि देखिए कश्मीर में तो केसर होता है, कश्मीर में सेब होते हैं, वहां पर हैंडीक्राफ्ट होता है, हथियार नहीं होता है वहां पर। जो आरडीएक्स जो पुलवामा यूज हुआ वो कश्मीर में तो नहीं बना, कहीं से वो आया, कहां से आया वो? तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से होता है, लेकिन पाकिस्तान फैक्टर को हमको संभालना पड़ेगा, उसको इंटरनेशनल कंट्रोल करना पड़ेगा। कब तक ये कंट्रोल चलेगा, आपको क्या लगता है? ये सबसे पहले तो आई थिंक मैं एक बात शायद पहले भी कहना भूल गया था कि ये जो फैसला लिया गया है, जैसे नॉर्मली इसको लोग एक राजनीतिक विचारधाराओं के तहत देखने की कोशिश कर रहे हैं। असल सच्चाई ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लेना अवश्यम भावी बन गया था। अगर शायद ये फैसला नहीं होता तो आगे हम लोग एक तरह से स्टेट का डिफैक्टो सरेंडर था जो जिहादिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेज हैं उनके लिए। आप सोचें जिस स्टेट के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग एक क्रेज की तरह युवाओं के अंदर उभर करके आ रही है, पुलवामा के एपिसोड के बाद जो है कम से कम 100 से ज्यादा लड़के होंगे, और सेंट्रल कश्मीर में तो और ज्यादा, जो सुसाइड बॉम्बिंग को अडॉप्ट करने को तैयार थे, बिकॉज उनके लिए तो एक बंदा, एक लड़का, यंग लड़का जाके सुसाइड बॉम्बिंग करता है और 2 कंट्रीज को वॉर पर लेकर के आ जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छा जाता है, तो वो एक नया एक फिनोमिनन बन गया था। तो सबसे पहले तो उनके इसी लिहाज से लिया गया डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। सेकेंडली लॉन्ग टर्म फॉलोआउट्स के अंदर जहां तक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जिस तरह के प्रोटेस्ट हड़तालें वगैरह थी, ये सारी की सारी स्टेज मैनेज थी और ये कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, पैसे के फायदे के लिए करवाए जाते थे। वो सारे के सारे की कोऑर्डिनेटर्स अभी जेलों में बंद हैं, इसलिए सिचुएशन वहां पर नॉर्मल है। तीसरी बात ये, जैसा कि राहुल जी ने ही बताया कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसी है जो साइलेंटली इस फैसले के पक्ष में है। जैसे कि आप शियाओं से जाकर के बात करें, आप गुजर बकरवाल कम्युनिटी से जाकर के बात करें, आप पहाड़ी कम्युनिटी से जाकर के बात करें, और जो चिनाब वैली वाला जो एरिया है आपका, जो ये डोडा किश्तवाड़, वहां के जो सुन्नी मुसलमान हैं उनसे बात करें, वैली में भी कई सारे जो यंगस्टर सुन्नी मुसलमान हैं उनसे आप जाके बात करें, वो इस फैसले के पक्ष में है, लेकिन वो कहते नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की जो टेरर जो जमात वगैरह ने
फैला रखा था, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता था। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, बीच में कहीं बात आई थी कश्मीर के अंदर 15,000 लोग, जिसके अंदर गुजर बकरवाल थे और कहीं सुन्नी मुस्लिम यंगस्टर्स भी थे, वो एक मार्च निकालना चाहते थे कि आप 370 को हटाया जाए। और वो मार्च इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर उतनी सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात नहीं थे। फ्यूचर में जो प्रॉब्लम मेजरली हो सकती है वो आपकी पाकिस्तान, चूंकि उनके लिए सर्वाइवल का इशू बहुत ये है, कश्मीर का इशू अगर से, तो उनकी तरफ से और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अफगानिस्तान में चूंकि आपका ये जो जा रहा है तो तालिबान आ रहा है, आपने देखा आईएसएस ने अभी कल परसों एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया है, तो इस तरह के एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में भी वहां की आर्मी को भी बहुत मेजरली ये लोग कंट्रोल करने लगे हैं। तो वो कुछ ऐसा संभावना लग रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक जिहादिस्ट कॉरिडोर टाइप का इमर्ज हो और उसका इम्पैक्ट कश्मीर पर बहुत मेजरली पड़ेगा। तो हमारे लिए उसका एक रास्ता तो आगे यही है कि यहां से एपिसेंटर शिफ्ट होकर के सरकार पीओके या बलूचिस्तान के अंदर जो है, अगर आप ऑफेंसिव पर रहेंगे तभी आप इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये ब्रेड एंड बटर है और वो आपका जो है एक एग्जिस्टेंस उस पर परेशान करते ही रहेंगे वो लोग। टू चेंज द गोल पोस्ट, पीओके पर फोकस करें। उनको दर्द दीजिए, सीधी सी बात ये। ये भी सही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा थ्रेट पाकिस्तान से है या इंटरनल है? देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं 20 साल से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुझे लगता है, देखिए, पाकिस्तान का एक कैरेक्टर है, उसे आप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आपके हाथ में जो चीजें हैं, आपने जिस तरह का जहर वहां फैलाया है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 70 सालों में हमने एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की नई दिल्ली में, जिसमें हमने इस चीज को बहुत ही एनकरेज किया कि वहां के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं वो नई दिल्ली आकर एक भाषा बोलें और जब वो कश्मीर जाएं वो अलग भाषा बोलें। मुझे लगता है अब ये एक समय आ गया है कि जब हम 1947 के बारे में, फाइनलिटी के बारे में बात करें। 1947 में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, पाकिस्तान के रेगुलर्स और अफरीदी ट्राइब्समैन जो है उन्होंने उस पर हमला किया, महाराजा ने मदद की गुहार लगाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, 10 सिख की पहली पलटन गुड़गांव से एयरलिफ्ट हुई और श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बना। अब हमने 70 साल तक कश्मीर का शुक्रिया अदा किया कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ विलय किया। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे मैं आपके सेट पर हूं यहां और कोई आदमी यहां जबरदस्ती एक जहर का प्याला मेरे पास लेकर आएगा और आपने मुझे कॉफी ऑफर की और मैंने जहर का प्याला हटाया और कॉफी मैंने यहां पी। अब इस चीज के लिए आप मेरा धन्यवाद करेंगे या मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए? तो मुझे लगता है अब समय आ गया कि कश्मीरियों को और कश्मीर स्टेट को भारत यूनियन इंडियन स्टेट का धन्यवाद करना चाहिए कि 1947 में उन्होंने पाकिस्तान नाम के जहर से उनको निजात पाई और इंडियन स्टेट में है समस्याएं हैं, हर जगह है समस्याएं, हर स्टेट में अपनी अपनी समस्याएं हैं, बेकारी से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, फंडामेंटलिज्म से जूझ रहा है, कम्युनलिज्म से जूझ रहा है, लिंचिंग से जूझ रहा है, हर तरह की समस्याएं। लेकिन जब उस चीज को आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है। Correct. यहां पर एक डेमोक्रेसी, एक सशक्त डेमोक्रेसी है और हर आदमी के लिए स्थान है और कश्मीरी के लिए भी स्थान है। लेकिन ये डुअल पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आप यहां पर भारत माता की जय नहीं बोल सकते और वहां पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते। अब उसको खत्म करने का वक्त आ गया है और चाय पीने का टाइम आ गया, जैसे कि सेट पे चाय पे चर्चा हो रही है। लेकिन एक ब्रेक के बाद सुनी कि अब टाइम आ गया है, मतलब कि 70 साल हमने एक लाइन ली, अब दूसरी लाइन ली, तो ये लाइन आपको लगता है एक सही है कि नहीं? और दूसरा, ये एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होगी? देखिए, एक्सेप्टेंस तब होगी जब आप लोगों के पास जाएंगे और लोगों को बात समझाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो मेजर्स किए थे वो किए, बट आप गवर्नमेंट के नेताओं से देखिए कैसे बयान आ रहे हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर का जो बयान आया है या उनके एक एमएलए का बयान आया, ये चीजें बहुत मैटर करती है। आप एक पूरी पॉपुलेशन को ह्यूमिलिएट कर करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपकी बात समझेंगे। बात ये है कि ये 2 वे प्रोसेस है, एक कदम आप बढ़ाएंगे, 2 कदम लोग बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हमेशा से एक ही लाइन पे रहा और दूसरे की सुनने की बात की क्षमता नहीं रखी है। देखिए, 2006-07 में जब कश्मीर में हम रहते थे, हुर्रियत की हड़ताल कॉल भी नहीं चलती थी। 2006-07 में हम हुर्रियत की हड़ताल कॉल होती थी, हम स्कूल जाते थे और हम बहुत कोसते थे कि आज छुट्टी नहीं हुई। 2008 में उनकी हड़ताल कॉल चलना शुरू कर दिया, हमने गिलानी को छुट्टी अंकल बोलना शुरू कर दिया क्योंकि हमें छुट्टी मिलती थी। सो
ये है कि गवर्नमेंट की भी काफी सारी ऐसी पॉलिसीज रही है, जैसे राहुल ने बोला कि एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहा है कि जो पर्सनालिटी आती है उसकी पॉलिसी वैसे रहेगी। अगर आप बीजेपी की सरकार को देखेंगे, इनकी भी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर रही है। इनने भी कहीं ना कहीं सरेंडर किया है। इनने सरेंडर किया रमजान सीजफायर करके, इनने सरेंडर कर दिया 14,000 स्टोन पेल्टर्स को रिलीज करके। सो दिल्ली की जो पॉलिसी है उसमें इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर एक ही टर्म में दो अलग अलग चीजें करता है और एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको दे विल मेक पीस विद इट और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। व्हेन यू हैव अ कंसिस्टेंसी कि जी ये आपकी रेड लाइन है, ये आपका प्लेग्राउंड है, इतने में आप खेल सकते हैं, रेड लाइन क्रॉस करेंगे उसके बाद टॉलरेंस नहीं होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कि आपकी कितनी टॉलरेंस है, कि आप कितना झेल सकते हैं। Correct, हाँ। और काफी कुछ जो है करप्शन कहिए, डेवलपमेंट कहिए, मिस गवर्नेंस कहिए, काफी कुछ जो स्टेट में हुआ है वो इसलिए भी हुआ है कि काफी सारे लोग बेसिकली आप प्रॉब्लम पे पैसा फेंक रहे थे। आपने प्रॉब्लम पे इतना पैसा फेंका कि वो प्रॉब्लम क्या है वो आप भूल गए कि कहां पे है। करेक्ट, हाँ। सो वो जब तक चेंज नहीं होगा, आप लोगों को कैसे कहेंगे कि जी लोग गलत। जो लोगों को कन्विंस करने वाले लोग हैं, जो लोगों के लीडर हैं, जो उनको एक नैरेटिव बताए कि नहीं हमारी रेड लाइन कहां पे शुरू होगी, हमारे लिए अच्छा क्या है, उनको खुद नहीं पता कि वो किस चीज पे खड़े हैं। तो लोग तो कहीं ना कहीं खोए हैं ना। मैं इसमें सिर्फ 10 सेकंड का ऐड करना चाहता हूं। जो खालिद ने कहा बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मुझे लगता है इस वक्त जो भारत इंडियन स्टेट का सबसे बड़ा दुश्मन है कश्मीर में, वो टीवी चैनल्स का कैमरा है। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि एक तरह का जिंगोइज्म जो अति राष्ट्रवाद उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, उससे इंडियन स्टेट का जो मिशन है कश्मीर में उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। आपने 5 अगस्त से ही लोगों को दिखाना शुरू किया कि वो मिठाई बांट रहे हैं, नाच और गाना चल रहा है। इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतें नहीं दिखानी चाहिए। और सरकार को भी ये चाहिए कि किसी भी तरह के बयान जो खालिद ने जिक्र किया, उस तरह के बयान किसी भी तरह कोई भी जो ये रोग एलिमेंट है इस तरह के नहीं आने चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजों में ये भी देखा गया कि जैसे हम कल देख रहे थे कि कुछ होटल ग्रुप्स ने भारत के दूसरे क्षेत्रों में कश्मीरियों को कमरा देना बंद कर देना, इस पर सरकार को बहुत कड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि कश्मीरी अपने आप को आइसोलेट महसूस न करे। अब ये जरूरी है कि जो कुछ चीजें हुई हैं वो नई दिल्ली की दृष्टि से जरूरी हो सकती हैं, लेकिन आम लोगों को परेशानी भी हो रही है और उनके लिए हमारी सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी है। अभी जो मैं दिन वहां था, कोई भी एक जगह नहीं थी जहां पर टीवी का कैमरा खुला और वहां पर उस पर हमला नहीं हुआ। इतना गुस्सा टीवी कैमरास के प्रति है और वो मुझे लगता है वो वाजिब भी है। पर ये टीवी कैमरा जो बात कर रहे हैं वो तो सेंटर की ही बात कर रहे हैं, तो यू थिंक ये गुस्सा एक अति राष्ट्र बहुत ये narrative कहाँ से आ रहा है? बहुत टीवी चैनल से आ रहा है। उसको रोकने की जरूरत है, एक बैलेंस्ड व्यू दिखाने की जरूरत है कि आप ये नहीं दिखा सकते कि दोनों चीजें आपको दिखानी। आप साइलेंट मेजॉरिटी की बात कीजिए जरूर। ये जो पोलराइज नैरेटिव है, एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर में घमासान मचा हुआ, खाने के लाले पड़े, वो भी झूठ है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कश्मीर में एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ये भी झूठ है। तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है। खासकर वो जर्नलिस्ट जो जाते हैं वहां पर और उनको एक सेंस ऑफ डिस्पैच होना चाहिए। तो डिस्पैच में जो जर्नलिज्म की ट्रेनिंग सबसे पहले होती है कि साइट और साउंड वहां की आपको पता चलनी चाहिए। तो साइट और साउंड में आपको गुस्सा भी दिखाना चाहिए और थोड़ा सा संवेदना के साथ उसकी रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। गुड पॉइंट, फेयर इनफ। हाँ। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट्स होती है, नेशन स्टेट्स होती है, बहुत बड़ी होती है, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और जब वो छोटी छोटी लेवल पे आती है, वो कहीं ना कहीं अपनी वो सगैस्टिक होती है। एक नेशन स्टेट को ट्रायम्फलिज्म में नहीं जाना चाहिए कि जी हमने लोगों को हराया। आप ये बिना कहे भी आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट, स्टेट्समैनशिप दिखाइए। आप बार बार कहेंगे कि हमने हराया और देखो कैसे हराया, और उससे कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात हुआ। हाँ, ये मैच नहीं है कि मैच जीता हुआ आप हारे, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब दोनों को मिलकर साथ चलना है और आगे को देखना है। ये जैसे बोल रहे थे, एक दो कम लोग हैं लेकिन उनका कम लोगों ने इतना बदनाम कर दिया सबको, ये बोल के हम ये कर देंगे, हम ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कंडेम करना चाहिए, यूनिवर्सिटी कंडेम करना चाहिए ऐसी चीजों को। कश्मीर जो है 140 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का एरिया नहीं है। कश्मीर में लोग रहते हैं, वो लोग इंपॉर्टेंट है। उनको साथ लेके चलिए, आप उनकी फीलिंग्स देखिए, उनके सेंटिमेंट्स देखिए, उनकी जरूरतें देखिए।
एंड अभी इमीडिएट जरूरत देखो उनकी, लॉन्ग टर्म जरूरत देखो उनकी। ऐसे थोड़ी कि उनको बोल रहे हम जीत गए, आप हार गए। There's no victory in this। कहां से हम जीत गए? हाँ, और अपनों से ही ना जीते। हाँ, एक छोटी सी बात मैं इसी नैरेटिव्स वाले पर ही ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक यही एक ऐसा एरिया है जो नैरेटिव्स का जो इशू है, जहां पर हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात खा रहे हैं कैसे, और ये एक बहुत ही होलिस्टिक एक्सरसाइज है नैरेटिव्स की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए भारत सरकार जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए था, इंटरनेशनल मीडिया में नहीं प्रोजेक्ट कर पाई, ना कि बीजेपी या जो सो कॉल्ड जो आरएसएस है, जो भी इसको एक जिस तरह का प्रोजेक्शन आना चाहिए था, या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी हमारे, कि भाई ये जो फैसला लिया गया ये गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, ना कि किसी धर्मांधता का या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। सेकेंडली, जहां तक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, एक लोगों के माइंड में उनको लगता है कश्मीर में कि भारत सरकार एक कोई स्किट्सोफ्रेनिया जो है उससे सफर करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जेके बैंक का भी आपने इशू देखा होगा, उसमें फ्रॉड रिक्रूटमेंट्स हुए। अब जो साउथ कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी अभी आप देख रहे हैं, तो मेजरली लड़के जब वो फ्रॉड रिक्रूटमेंट्स हुए, उसमें जो अच्छे कैंडिडेट्स थे वो लोग नहीं आ पाए, और वो कैंडिडेट्स जिनको जमात की सिफारिश थी, जिनकी रिकमेंडेशन थी, वो उस बैंक में सेलेक्ट हुए। लोगों को ये लगा कि ये जमात वाले तो वोट भी नहीं देते जाकर के, उसके बाद भी जो है इनकी सिलेक्शन भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पर हो जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह पर आपके अफसर लग जाते हैं, और हम सरकार के साथ वोट दे रहे हैं, सरकार को सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हमारा कुछ नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, अनंतनाग के अंदर बीजेपी, वहां पर ही बीजेपी की यूनिट है, वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उस पर अटैक किया गया। इसी तरह से वहां पर जो, और उनकी शिकायतें आप सुने, साहब हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो नहीं है, वो लोग जो आपके खिलाफ चलते हैं उनको आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो एंगेज एंड मैनेज, और एंगेज भी हम किनको कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को जो कि शॉर्ट टर्म में आपके काम आएंगे, और लॉन्ग टर्म में उनकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेसी है, इनहेरेंटली इस्लामिस्ट है। से सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्टेटस को या पीस मेंटेन करने के लिए आप उनको एंगेज कर रहे हैं, तो इस चीज से बाज आना चाहिए, और एक सरकार का क्लियर नैरेटिव वहां के यूथ को अच्छे सपने दिखाएं, और साफ कहें कि भाई रेडिकलाइजेशन के हम खिलाफ हैं, ये चीज एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में नहीं चल सकती। आप किसी पैन इस्लामिज्म की बात करें, ये चीज नहीं चल सकती। जैसे अभी जमात पर एक्शन लिया सरकार ने, अहले हदीस वहां पर जो है जिस तरीके से अपनी जड़ें फैला रहा है, और वो लैंग्वेज वो उस तरह की, वो डायरेक्टली कश्मीर के इशू पर बात नहीं करते, वो पैलेस्टाइन पर बात करेंगे, वहां की क्राइसिस पर बात करेंगे, बट अल्टीमेटली वो सोसाइटी को उस लेवल पर ला करके छोड़ेंगे जहां पर लोग अलकायदा, आईसिस के लिए एक सेंटिमेंट्स, एक सिंपैथी डेवलप करेंगे, और जो कि हो भी रहा है काफी हद तक। तो सरकार को उस मामले में भी एक बहुत निष्पक्ष होकर के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बात करनी चाहिए। और ऐसा नहीं, एक सेकंड, कश्मीर ऐसा नहीं है कि कश्मीरी इन बातों को सुनते नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आर्ट ऑफ लिविंग वहां काम कर रही है। बुरहान वानी के फादर, जब उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद 12 दिन जाकर के बेंगलोर के आश्रम में रहकर के आए। मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो पहले मिलिटेंट से अभी आर्ट ऑफ लिविंग में, अच्छा, कई सारे, और जय गुरुदेव करते हैं वो लोग। तो कश्मीरी पीपल आर वेरी रिसेप्टिव, बहुत ही एक कहते हैं स्पिरिचुअल टाइप का टेम्परामेंट है बेसिकली, उसको एंगेज करने की और सही नब्ज पकड़ने की बात है। सो आंसर इज एंगेजमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ गवर्नेंस। लेकिन अब तक चर्चा बिल्कुल, हमारा टाइम आउट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। फिर मिलेंगे इसी समय अगले हफ्ते।